AF38 हिंदी। लियोनेल को इस नतीजे से चौंक जाना चाहिए था। आखिरकार पिछली बार जब उसने जांच की थी तो उसकी योग्यता को टियर 3 ब्रॉन्ज ग्रेड दिया गया था। इतनी बड़ी छलांग तो उम्मीद से बिल्कुल परे होनी चाहिए थी। लेकिन लियोनेल ने सिर्फ सिर हिलाया। इतनी तो उम्मीद तो होनी ही थी। अपनी आत्मा शक्ति को शुद्ध करने के बाद उसकी क्षमता पहले ही टियर 6 या 7 तक पहुंच जानी चाहिए थी। फिर अपने इथरियल ग्लेबेला के भीतर चौथे आयाम में पहुंचने के बाद यह एक बार फिर क्वासी सिल्वर तक पहुंच गई। बहुत संभव था कि इस समय उसके पास टेरन पर सबसे शक्तिशाली क्षमता थी। लियोनेल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी क्षमता में आए बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया। लियोनेल पहले से ही जानता था कि वह अचानक अपनी क्षमता की नई शाखाएं नहीं जगा पाएगा। उसकी गणनात्मक बुद्धि पूरी तरह से उसके कंप्यूटर जैसे दिमाग का इस्तेमाल करने के नए तरीके खोजने पर निर्भर थी। हालांकि वह अभी भी यह जांच सकता था कि उसकी पहले से विकसित क्षमताओं में क्या सुधार हुए हैं। मेरे ड्रीम क्लोन की सीमा अब 17 है। यह पहली बात थी जो लियोनेल को महसूस हुई, क्योंकि इसे मापना सबसे आसान था। 17 एक छोटा सा परिवर्तन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने दिमाग को विभाजित करता गया, इसे विभाजित करना उतना ही अधिक कठिन होता गया। बेशक लियोनेल के लिए 17 की इस सीमा को पार करना संभव था अगर वह जानबूझकर प्रत्येक की कंप्यूटिंग शक्ति को कम कर देता। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह बहुत मददगार नहीं होता। लियोनेल की समग्र क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि हुई। वह बहुत कम समय में स्वप्न मूर्तिकला कर सकता था। अपने स्वप्न दृश्य और स्वप्न दृश्य युद्धबोध को बेहतर बनाने के उसके विचार निरंतर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन लियोनेल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि वह स्वप्न मूर्तिकला की गई चीजों के मूल रहस्यों को देख सकता था। लियोनेल ने अपने सपनों की दुनिया छोड़ दी और अपने निवास से बाहर चला गया। जेराच, लियोनेल ने पुकारा। अब तक जेराक की हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर की तरफ देखे, लेकिन उसके दिल में भी एक द्वंद्व था। उसका अभिमान उसे लियोनेल को छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। जब उसने कहा था कि वह अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, तो वह मजाक नहीं कर रहा था। वह एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी करने से इनकार कर दिया जो उनके आदर्शों के विरुद्ध हो। उस वक्त जेराक बस उस घर की ओर मुड़ने ही वाला था। अगर वह जिंदगी भर किसी भ्रम में फंसा रहता तो भी वह अपने दिल के विचारों पर अमल करता। लेकिन कौन जानता था कि जिस क्षण वह घूमेगा, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक होगी, मानो वह निवास उसका प्राणघातक शत्रु हो। उसे अचानक लियोनेल की आवाज सुनाई देगी। लियोनेल ने प्रसन्न भाव से जेराच की ओर देखा। तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी करो। जेराक बहुत देर तक वहीं जड़वत खड़ा रहा। उद्धरण चिन्ह ... क्या मैं पहले ही भ्रम में पड़ चुका हूं? लानत है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लियोनेल ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। जेम्स के विश्वासघात के बाद से उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। दरअसल वह इससे बहुत बचता था, खुद को थोड़ा कम कर लेता था। लेकिन उससे लगा कि कम से कम अभी के लिए जेराक जैसा कोई होना बुरा नहीं होगा। लियोनेल ने उंगली हिलाई, जिससे जेराच के पीछे से धरती का एक खंभा ऊपर उठा और उसे घर की ओर उछाल दिया। आह! जेराच ने दोनों हाथों से अपने नितंबों को पकड़ लिया और चेहरे पर अन्यायपूर्ण भाव लिए आसमान में उड़ गया। लियोनेल ने जेराच को दरवाजे के सामने ही उतरने दिया। वह इतनी भारी चीज पकड़ने वाला नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इससे जेराच अपनी मूर्छा से जाग गया। तुमने सचमुच इस निवास का दावा किया था? लियोनेल मुस्कुराया। फिर से जाने से पहले मुझे कुछ काम करने हैं। बस यही रहो, यह ज्यादा सुरक्षित है। मुझे यकीन है कि जल्द ही यहाँ लोग आ जाएंगे। ये कहते हुए लियोनेल मुड़ा और अंदर चला गया और निवास के सबसे ऊपरी कमरे में चला गया। हालांकि वह जेराच को अच्छी तरह नहीं जानता था, फिर भी उसकी हरकतें लियोनेल के लिए उसके चरित्र पर दांव लगाने के लिए काफी थीं। भले ही लियोनेल उसके बारे में गलत था, लियोनेल की वर्तमान क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से किसी को भी जिसे वह अपने ऊपर जासूसी नहीं करना चाहता, ऐसा करने से रोक सकता था। लियोनेल के गायब होते ही जेराच स्तब्ध होकर खड़ा रहा। तारांकन, टकराना। कोई मुझे बताए कि आखिर हुआ क्या है। सेंट्रल टॉवर के भीतर ऐसी ही अनगिनत बैठकें हो रही थीं। मानो मौन सहमति से लगभग सभी सम्राट और ज्यादातर राजा जो लियोनेल के स्वप्न निवास के दावे में शामिल नहीं थे, इसी जगह पर आते थे। कृपया अपना गुस्सा शांत करें, युवा स्वामी। हमने जिन लोगों को जांच के लिए भेजा था वे सभी वापस नहीं आए हैं। हमें भी ठीक से पता नहीं है कि क्या हुआ था। धिक्कार है। वह युवक जानता था कि वह खुद जाकर जांच नहीं कर सकता।
अगर वह ऐसा करता तो पूर्वी क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाता और वह अकेले इस बोझ को नहीं उठा सकता था। अगर वह अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए औसत दर्जे के सैनिक भेजता तो ठीक था। चंद सैनिकों की कौन परवाह करता, वे इतने बड़े खतरे नहीं थे कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए। लेकिन अगर वह एक राजा के रूप में अपनी तरफ से कोई कदम उठाता तो उससे जरूर कुछ समस्याएं पैदा होती। स्वप्न निवास का दावा किया गया था। स्वप्न निवास का दावा किया गया है। उसी समय एक सैनिक तेजी से टावर में घुसा और लगभग अपने ही पैरों पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। पूरा वातावरण जम गया। अगर यह प्रकाश या अंधकार का निवास होता तो यह चौंकाने वाला होता, लेकिन इसे स्वीकार करना आसान होता। अगर ये तारा अंतरिक्ष या काल का निवास होता तो पूरा भूभाग हिल जाता, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद ठंडा हो जाता। लेकिन इसे स्वप्न का निवास बनाने के लिए ऐसा लगा जैसे सब लोग अपने ही किसी भ्रम के दायरे में पहुंच गए हों। क्या उन्होंने सचमुच सही सुना था? रेनरेड सोलर, जिल्निया फॉल्स और विलास मिराज सब एक साथ बैठकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी तो वे भी अचानक ठिठक गए। फिर सबने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत कुछ समझ गए। इस बार उनका मिशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। यह इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने उस बदसूरत कुतिया को पकड़ने की व्यक्तिगत निगरानी भी बंद कर दी। इस तरह के परिवर्तनशील तत्व के अब सामने आने के लिए उन्हें इससे निपटने का कोई रास्ता खोजना होगा। लियोनेल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना हंगामा मचाया है। लेकिन सच कहूं तो यह अज्ञानता का नहीं, बल्कि उसकी पसंद का मामला था। इस वक्त उसे बस अपनी ताकत बढ़ाने की चिंता थी। सवाल यह था कि वह ऐसा कैसे करेगा। उस समय लियोनेल अपने निवास स्थान के कुंड में मौन ध्यान की अवस्था में बैठा था। खुद को व्यवस्थित करते हुए उसके मन में कई संभावित योजनाएं घूम रही थीं। खुद को बेहतर बनाने का सबसे तेज तरीका शायद मलिन के परीक्षणों की 4 सीजन्स रियल्म फोर्स आर्ट्स ही थी। नेचुरल फोर्स आर्ट की मदद से उसकी क्षमता में जो सुधार हुआ, उसे देखते हुए उसे निश्चित रूप से उतने साल नहीं लगेंगे जितने उसने पहले सोचा था। लियोनेल ने पहले ही एक त्वरित अनुमान लगा लिया था। अब उनमें से किसी एक को ड्रीम स्कल्प्ट करने में उसे लगभग 1 दिन लगेगा। और अगर वह शीत, वसंत, ग्रीष्म और पतझड़ की अपनी समझ को मिलाना चाहता था तो उसे लगा कि इसमें लगभग 1 या 2 हफ्ते लगेंगे। कुल मिलाकर अगर लियोनेल को अपने भाले, धनुष और मुट्ठियों के लिए 4 सीजन्स क्षेत्र पर कब्जा करना होता तो उसे लगभग 2 से 3 महीने लगते। ये निश्चित रूप से उसके पहले के मूल्यांकन से कहीं कम था। बस दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये उसकी अपनी समझ नहीं होगी। इसलिए उसकी शक्ति का प्रदर्शन उतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा जितना उसे चौथे आयाम के शिखर को चुनौती देने की अनुमति देता। किसी कमजोर व्यक्ति के लिए स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वह गतिशील रहे और एक निश्चित दूरी बनाए रखे। लियोनेल ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए फिलहाल उसने भाला और मुक्का चलाने की तकनीक सीखने का विचार छोड़ दिया। यहाँ की यात्रा के दौरान लियोनेल ने चेन डोमेन को पूरी तरह से समझ लिया था और अपनी पहली स्पीयर पीक पर विजय प्राप्त कर ली थी। फिलहाल इस पर और समय बिताने की कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल लियोनेल अपने भाले से ही 4 सीजन्स दायरे को समझने की ओर अग्रसर था। लेकिन यह अभी भी भविष्य की बात थी। गति और लंबी दूरी के हमलों पर ध्यान केंद्रित करें। जब लियोनेल इस नतीजे पर पहुंचा तो उसने मन बना लिया था। वह जल्दी से उन चीजों का विश्लेषण करने में सक्षम था जो उसे करने की जरूरत थी। पहला और सबसे स्पष्ट कार्य था अपने स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश फैक्टर की स्पीड शाखा को जागृत करना। दूसरा था गोल्डन फेदर स्टेप में महारत हासिल करना। तीसरा था अपने धनुष भ्रूण के लिए 4 ऋतु क्षेत्र की अपनी समझ को समझना और उसमें मिश्रण करना। और चौथा था कैमलॉट की जादू टोने की कलाओं के इस्तेमाल को बदलकर उसे चौथे आयाम के विरोधियों के खिलाफ उपयोगी बनाना। पहले लियोनेल के पास खुद ऐसा करने की गणना करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन इस समय वह ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। अपना निर्णय लेने के बाद लियोनेल की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। पूल में तैरते हुए उस छोटे से मिंट को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह नन्हा सा बच्चा दुनिया की परवाह किए बिना खर्राटे ले रहा था, जिससे लियोनेल खिलखिलाकर हंस पड़ा। लियोनेल एक बार फिर अपने सपनों की दुनिया में दाखिल हुआ। इस बार उसने खुद को तुरंत 16 स्वप्न क्लोनों में बांट लिया। फिर उसने अपने चुने हुए हर काम के लिए 4 क्लोनों को नियुक्त किया। जहां तक उसके 17वें स्वप्न क्लोन का सवाल है, उसने उसे पूरी तरह से स्वप्न शक्ति को अवशोषित करने पर केंद्रित कर दिया। इस निरंतर गतिविधि को बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही था।
अगर लियोनेल किसी और माहौल में होता तो उसे शायद हर कुछ घंटों में आराम करना पड़ता। हीरा के साथ गाड़ी में यहाँ की यात्रा के दौरान उसके साथ ऐसा ही हुआ था। यही वजह थी कि हीरा उसे साफ साफ बता पाती थी कि वह कब ध्यान की अवस्था में आता है और कब उससे बाहर निकलता है। लेकिन ड्रीम एबोर्ड में ड्रीम फोर्स का घनत्व इतना ज्यादा था कि लियोनेल को इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। और चूंकि वह उस समय सेगमेंटेड क्यूब के अंदर था, इसलिए वह उसे धीरे धीरे ड्रीम एबोर्ड की विशेषताएं भी हासिल करने दे सकता था। कम से कम जब तक लियोनेल चौथे आयाम के भीतर था और चौथा आयामी स्वप्न बल अभी भी उसके लिए सहायक था, वह अब वही लाभ प्राप्त करने के लिए निवास या प्रयोगशाला सेटिंग में प्रवेश कर सकता था। गोल्डन फेदर सटेप क्लोन। शब्दकोश से पूछने के बाद लियोनेल ने अपने सपनों की दुनिया में गति के प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श वातावरण की कल्पना की। उसके स्वप्न क्लोन पतले धातु के खंभों पर खड़े थे, जिनकी चौड़ाई उनके पैरों की एड़ियों के बराबर ही थी। नीचे एक अंतहीन खाई के अलावा कुछ नहीं था। उनके मन में गोल्डन फेदर सटेप की हरकतें बार बार घूम रही थीं। हर कोई इस तकनीक की कलात्मक अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा था। लियोनेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके विचार एक सामान्य व्यक्ति की सोच से कहीं आगे निकल चुके थे। कलात्मक अवधारणा आमतौर पर ब्रह्मांड चक्रों के लिए आरक्षित शब्द था, लेकिन ब्रह्मांड चक्रों पर विचार किए बिना ही एक चित्र बनाने की कोशिश करना, परिणाम वाकई काफी दिलचस्प होगा। हालांकि लियोनेल हमेशा से अवचेतन रूप से ऐसा करता रहा था। पहले उसने चेजिंग विंड का अभ्यास बिना उसका कवर खोले ही किया था। ये कलात्मक अवधारणा पर निर्भर न होकर और क्या था। जब लियोनेल ने गोल्डन फेदर सटेप को चुना तो उसने उसका नाम या उसकी शक्ति नहीं चुनी, उसने उसकी भावना चुनी। अल्पविराम स्पीड ब्रांच वंश फैक्टर क्लोन। लियोनेल ने अपने शरीर का गहन आत्मनिरीक्षण किया तथा अपने रक्त को जकड़े हुए बंधनों को महसूस किया। किसी खास शाखा तक पहुंच का मतलब यह नहीं था कि वह जागृत हो ही जाएगी। हालांकि अब तक लियोनेल हीलिंग शाखा और विजडम शाखा दोनों के पहले स्तरों को जागृत करने में सक्षम था। प्रज्ञा शाखा के पहले उद्घाटन को प्रस्फुटित मन कहा गया। इसने व्यक्ति के विचारों को खोला, विचारों की गति को बढ़ाया और मन के आगे के विकास के लिए आधार को सुदृढ़ किया। दुर्भाग्य से लियोनेल को इससे पांचवें आयाम की ओर अपना रास्ता आसान करने के अलावा कुछ खास हासिल नहीं हुआ। आखिरकार उसकी अपनी क्षमता ने इस पहली बीड़ी को खोलने से मिलने वाले किसी भी फायदे को ढक दिया। हीलिंग ब्रांच के पहले उद्घाटन को इंस्टेंट रिकवरी के नाम से जाना जाता था। जब तक पर्याप्त समय अंतराल होता, लियोनेल तुरंत अपनी चरम अवस्था में वापस आ सकता था। लियोनेल को इस क्षमता का इस्तेमाल किए हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन उसे इसे दोबारा इस्तेमाल करने में अभी कुछ महीने और लगने थे। सौभाग्य से इस शाखा के खुलने से सामान्य उपचार के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने की निष्क्रिय क्षमता थी, जिसे लियोनेल ने लेमोरक के साथ अपनी लड़ाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। हालांकि स्पीड ब्रांच का पहला उद्घाटन स्ट्रोई स्टार उल्लू के लिए एक विशेष मामला था। अन्य वंश कारकों की सामान्य स्पीड ब्रांच की तुलना में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन था, क्योंकि यह पंख वाले जानवरों के लिए अनुकूलित था। इसे प्रथम उड़ान के नाम से जाना गया। बेशक लियोनेल को अपने वंश कारक की पहली जंजीर खोल देने भर से पंख नहीं उगने वाले थे। ऐसा उत्परिवर्तन एकीकरण के कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर ही संभव था। प्रथम उड़ान ने स्ट्रोई स्टार उल्लू की गति के सार का आह्वान किया। 4 मौसम क्लोन। लियोनेल के चारों ड्रीम क्लोन एक अलग फोर्स आर्ट पर केंद्रित थे। वे उसके मुख्य शरीर के सामने तैर रहे थे और हर एक अलग दृश्य को कैद कर रहा था। हालांकि लियोनेल को पहले ही विंटर लीजेंडरी स्किल से सम्मानित किया जा चुका था, फिर भी उसने उसे खुद ही समझने का फैसला किया। तभी उसे अचानक एक चौंकाने वाली बात का एहसास हुआ। जब अंततः उसने विंटर को स्वयं समझ लिया, तो उसे एहसास हुआ कि यह उस समझ से भिन्न था जो मलिन के परीक्षण ने उसे दी थी। ऐसा नहीं हो सकता। लियोनेल एक क्षण के लिए ठिठक गया। मलिन के परीक्षण से मिली समझ की तुलना में स्वप्न शिल्प से मिली समझ कई गुना गहरी थी। दरअसल लियोनेल को ऐसा लग रहा था मानो वह ऋतुओं के सार को अपनी ही समझ से समझ रहा हो। लियोनेल दंग रह गया। जो लोग समझ का दूसरा रास्ता चुनते थे, दूसरे पर निर्भर रहते थे, उनकी समझ कभी भी मूल रचनाकार जितनी गहरी नहीं होती थी। हालांकि इन बल कलाओं को स्वप्न मूर्तिकला के माध्यम से लियोनेल ने इस समझ को अपने भीतर इतनी गहराई से समाहित कर लिया था कि यह लगभग उसकी अपनी समझ जैसी लगने लगी थी। लियोनेल को गहरा सदमा लगा। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने तुरंत शब्दकोश देखा। इसके बाद ही वह शांत हुआ। तो यह ऐसा है। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है।
आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। लियोनेल ने शब्दकोश से सीखा कि दो चीजें हैं जो समझ के दूसरे और तीसरे रूप को अलग करती हैं। पहला, जैसा कि लियोनेल ने सोचा था, कोई कितनी गहराई से समझ सकता है। लेकिन दूसरा, कोई कितनी सार्वभौमिक शक्ति को जगा सकता है। सार्वभौमिक शक्ति 4 ऋतुओं के क्षेत्र के पीछे की शक्ति थी। जब कोई व्यक्ति चारों ऋतुओं में से एक या सभी को समझ लेता था, तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग करना संभव हो जाता था। यहीं से क्षेत्र की शक्ति उत्पन्न हुई। जब कोई व्यक्ति स्वयं ब्रह्मांड चक्र को समझता है, तो वह सार्वभौमिक बल की मात्रा का प्रयोग कर सकता है, जो किसी अन्य पर निर्भर रहने की तुलना में कहीं अधिक है। इसका सीधा मतलब था कि लियोनेल अब एक बीच के दायरे में था। उसे लगा जैसे ये समझ उसकी अपनी थी, लेकिन विश्वव्यापी शक्ति ने उसे पहचाना नहीं था। परिणामस्वरूप 4 ऋतुओं के क्षेत्र से वह जो शक्ति उत्पन्न कर सकता था, वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक थी जो इसे किसी अन्य की सहायता से समझ सकता था, लेकिन उससे कम थी जो इसे स्वयं समझ सकता था। हालांकि यह लियोनेल की उम्मीदों के मुताबिक उतना अच्छा नहीं था, फिर भी यह एक बेहतरीन खबर थी। समझ का दूसरा रूप उसकी क्षमता को बस थोड़ा बढ़ा देता, लेकिन यह तो उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा वरदान था। लियोनेल का आत्मविश्वास बढ़ गया क्योंकि वह एक बार फिर ध्यान की अवस्था में डूब गया। अल्पविराम, मैज आर्ट क्लोन। After the increased strength to Lionel's ability, he found that his ability to master force arts had skyrocketed. Not only could he draw mage arts much more quickly than he had in the past, he felt that he could even freelance their symbols to a small extent. Though freelancing lowered the strength of the art, it once again increased the casting speed and gave Lionel much more freedom in battle. However, what Lionel needed wasn't just speed, he needed added strength. There were 2 avenues he could travel down to accomplish this. The first was the layering art. Lionel had already used this art many times in battle. It allowed a mage to stack the same spell multiple times to increase its power. Unfortunately, it had its own limitations. For one, the maximum number of stacked spells for a 3-star Magus art was 3 and no more. This wasn't anywhere near enough to harm a 4th-dimensional entity. In addition, the second problem was time. To layer multiple arts, it was obviously necessary to draw each one of them individually. This would increase casting time and not be conducive to battle. Of course, this second problem overshadowed the fact that it would also take a lot of stamina to layer so many arts. To Lionel, the problem of time and stamina wasn't really an issue. He could cast even a 3-star Magus art in a split second in his current state. The main issue was the limitation of the layering art. If Lionel wanted to go with this option, he would have to research into either making the layering art better or into making his 3-star Magus arts better complements to it. However, Lionel felt he had a much better idea than this. His 4 clones sat in regions of their own, each of them having numerous force arts floating around them. They spanned from the simplest apprentice arts to the highest Magus arts. Every so often, they would break down into smaller parts. Anyone watching from the outside would realize that it wasn't that there were apprentice arts and Magus arts floating around Lionel, but rather that the Magus arts were becoming apprentice arts. Lionel continued breaking down complex Magus arts into their simpler forms, then forming them up once again. He seemed to be searching for something, looking for a path forward. Soon, there came a point where nothing but apprentice arts remained. Then, Lionel broke them down further. Tarankan. While Lionel was entirely focused on training himself, a month ticked by, then a second. Lionel had unknowingly turned 19, being completely none the wiser. Outside the dream abode, the crowd continued to grow. But, if one paid attention, it would become clear that for such a large crowd, the surroundings were eerily silent. In fact, not a single person was moving, as though they had all entered a trance. जिन उच्च अधिकारियों ने अपने सभी अधीनस्थों को यहां भेजा था, उन्हें थोड़ा सा डर लगा। स्वप्नलोक की सारी किंवदंतियां उनकी यादों में ताज़ा हो गईं। अगर उन्हें पहले यकीन नहीं था, तो अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि किसी ने उस पर दावा कर लिया है। लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे निपट सकते थे जिसके पास वे पहुंच भी नहीं सकते थे। तभी मठ के सामने खड़ी भीड़ थम सी गई। दूर से यह नज़ारा देखकर कई लोग डर से कांप उठे। हालांकि जब सभी लोग विचलित थे, तो एक बार फिर से ब्रेव सिटी के द्वार पर परिवर्तन होने लगे। ब्रेव सिटी में प्रवेश की पहली अवधि को कोटा अवधि कहा जाता था।
इस अवधि में प्रत्येक परिवार, शहर और पावर केवल एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति देते थे। ये ब्रेव सिटी की सक्रिय अवधि के दौरान सबसे शांत स्थिति थी, लेकिन इससे केवल सीमित संख्या में व्यक्तियों को ही लाभ मिलता था। इस अवधि के समाप्त होने के बाद दूसरी अवधि शुरू होगी। इस दौरान प्रतिबंध हट जाएंगे, लेकिन खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। जहां शुरुआत में बहादुर शहर एक वीरतापूर्ण वैभव से भरपूर था, अब ऐसा लग रहा था मानो उसकी दीवारें खून से लथपथ हों। एक दम घोंटने वाली हत्या की मंशा चारों ओर छाई हुई थी, जिससे कमजोर लोग दबाव में आकर दम तोड़ रहे थे। खुद को जरूरत से ज्यादा आंकने वाले अनगिनत लोग कभी सांस ही नहीं ले पाए और टूटकर गिर पड़े। जब दूसरा पीरियड शुरू हुआ, जिलर ने मुट्ठियां भींचे और आंखों में दृढ़ निश्चय लिए विशाल गेट्स की ओर देखा। वह अकेला नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बाकियों पर भारी पड़ रही थी। उसे आज भी लियोनेल के शब्द याद थे, दूसरे स्थान पर रहना मेरे लिए कभी विकल्प नहीं था। जिलार की उंगलियों से खून रिसने लगा। दूसरा स्थान भी मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। उसने एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाया, उसके संकल्प ने उसके चारों ओर एक ठोस ढाल बना दी। अल्पविराम। उसी समय उत्तर दिशा से आते हुए एक और व्यक्ति था जो चुपचाप खूनी गेट्स की ओर देख रहा था। उनकी पीठ विचित्र रूप से झुकी हुई थी और वे काले लिबादे में लिपटे हुए थे। उनके आसपास फैली खून की गंध मानो ब्रेव सिटी से भी ज्यादा तीखी लग रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के यह आंकड़ा भी आगे बढ़ गया। लियोनेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। वह कुछ महीने पहले जैसा नहीं लग रहा था। लियोनेल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसे याद आया कि जवानी में वह हमेशा घनी, जुड़ी हुई दाढ़ी चाहता था, लेकिन जब से उसके बाल बदले हैं, उसने चेहरे पर बाल उगाना बंद कर दिया है। वह तय नहीं कर पा रहा था कि यह अच्छी बात है या बुरी। खैर, अगर उसके चेहरे के बाल उसके कांसे जैसे बालों की तरह काटने में मुश्किल होते, तो बेहतर होता कि वह उन्हें कभी न काटता। हालात ऐसे थे कि लियोनेल को यकीन ही नहीं था कि सिल के बड़े भाई की तलवार का पूरा जोर लगाने पर भी उसके बाल कट पाएंगे। शायद परफेक्ट स्टेज में पहुंचने पर उसकी हालत और भी खराब हो जाती। लियोनेल थोड़ा कांप उठा, ये सोचकर कि अगर उसे अपने चेहरे पर इतनी ताकत से ब्लेड लेना पड़े तो इसका क्या मतलब होगा। अरे, अगर मुझे इतने घने बालों वाली आयना को चूमना पड़े तो क्या होगा? क्या मैं उसकी त्वचा में छेद कर दूंगा? भूल जाओ, मैं बस उस सपने को छोड़ दूंगा। बस यूं ही लियोनेल एक ऐसे युवा से जो पूरी दाढ़ी रखने का सपना देखता था, एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जो जिंदगी भर साफ सुथरा रहेगा। कभी कभी एक आदमी का सपना परिपक्व होते ही दम तोड़ देता है। लेखक का नोट, हमारे पसंदीदा एमसी के लिए एक क्षण का मौन। अल्पविराम। लियोनेल ड्रीम एबोर्ड की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी अनुपस्थिति में ज्यादा कुछ छुआ नहीं गया था, कम से कम दूसरी या तीसरी मंजिल पर तो नहीं। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद ही उसे जेराच मिला। आप अंततः बाहर आ गए। लियोनेल ने जेराच को अजीब नजरों से देखा। उसकी बात की वजह से नहीं, बल्कि उसके उत्साह की वजह से। क्या इतना खुश दिखने की जरूरत थी? जेराच के चेहरे पर ऐसा भाव नहीं था मानो वह किसी दोस्त से बहुत दिनों बाद पहली बार मिल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी किसी सूखे रेगिस्तान में हफ्तों बिताकर पानी पाया हो। उसकी प्रतिक्रिया परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत थी। क्या हुआ? लियोनेल ने पूछा। जेराच ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। इस समय वह अब अपना भारी कवच नहीं पहने हुए था और उसने उसे बदलकर कुछ हल्के कपड़े पहन लिए थे। मुझे लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूं। इस घर में करने को कुछ भी नहीं है और मैं साधना भी नहीं कर सकता। अगर मैंने इस स्वप्न शक्ति को आत्मसात कर लिया तो शायद मेरा भी अंत उन सबकी तरह हो जाएगा। जेराच ने पर्दों वाली खिड़कियों की ओर इशारा किया। उनमें से सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर क्या है ये देखना नामुमकिन था। लेकिन जाहिर है जेराच ने पहले भी एक दो बार झांक कर देखा था। जेराच की बातें सुनकर लियोनेल को थोड़ा बुरा लगा। वह जेराक को सुरक्षित रखने के लिए अंदर लाया था, लेकिन वह ये सोचना भूल गया था कि जेराक के लिए यहाँ कुछ भी करना मुश्किल होगा। लियोनेल की सुरक्षा में यहाँ रहना और किसी भ्रम में न फंसना कोई समस्या नहीं थी। दरअसल अगर वह फंस भी जाता तो भी लियोनेल उसे इससे बाहर निकाल सकता था। हालांकि इसके अलावा वह काफी सीमित था। लियोनेल को तब एहसास हुआ कि शायद वह कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में था। जेराक के लिए बेहतर होता अगर वह अपने लिए राजा का निवास स्थान ले लेता। रुको, लियोनेल ने सिर हिलाया। तुम्हारा क्या मतलब था? ये सब कौन है? जेराच ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, खुद ही जांच लो।
लियोनेल धीरे से खिड़की के पास गया और पर्दा हटा दिया। जब उसने देखा कि जेराक को पहले से ही क्या पता था, तो वह अवाक रह गया। क्या बकवास है। उसके घर के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हालांकि यह संख्या सैकड़ों में नहीं थी, फिर भी कुछ दर्जन से ज्यादा जरूर थे। अगर पृथ्वी के किसी सामान्य उपनगर में इतनी भीड़ होती तो किसी भी घर के मालिक को हिला देने के लिए काफी होती। फिर भी ये सभी लोग पूरी तरह जमे हुए थे, एक इंच भी नहीं हिल रहे थे और न ही एक शब्द बोल रहे थे। मुझे लगता है इस घर की सुरक्षा मेरे अनुमान से भी बेहतर है। इसे चुनौती देना तो दूर, वे इसकी तरफ देख भी नहीं सकते। खैर, इससे यहां से निकलना वाकई आसान हो जाता है। लियोनेल मुस्कुराया। वह इतने समय से जाना पहचाना बनना चाहता था ताकि आईना को पता चल जाए कि वह उसे ढूंढने आ रही है। इसलिए उसके लिए ये सारा हंगामा एक अच्छी खबर थी। यद्यपि वह इन सभी लोगों को जगा सकता था, परंतु अभी उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। जेराज से एक शब्द भी कहे बिना लियोनेल दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। अरे अरे अरे, मेरा कवच, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, लियोनेल ने जवाब दिया। जेराज को दुख हुआ, लेकिन उसका कवच ऐसा नहीं था जिसे वह पल भर में पहन सके। यह उसके लिए असाधारण रूप से भारी था। चलो, तुम एक वायु योद्धा हो, ये कवच केवल तुम्हें बाधा पहुंचा रहा है। लियोनेल ने जेराज की तरफ एक नजर घुमाई जिससे जेराज से हर उठा। उसे लगा जैसे लियोनेल ने उस एक नजर में ही उसकी असलियत जान ली हो। वह इतना कैसे बदल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे अपने कवच की जरूरत है, जेराज ने कहा। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जेराक इस पर इतना आ रहेगा। ठीक है, भूल जाओ। जेराज थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कुराहट जबरदस्ती लग रही थी क्योंकि उसने जल्दी से अपना काला कवच वापस अपने शरीर पर पहन लिया। अपनी बात पूरी करने के बाद ही उसने राहत की सांस ली, मानो कवच के बिना वह नंगा था। लियोनेल ने सिर हिलाया और वे दरवाजे से बाहर निकल गए, अपनी उपस्थिति को ज्यादा छिपाने की जहमत नहीं उठाए। मौजूदा हालात को देखते हुए उन पर नजर रखना पहले से ही काफी मुश्किल था। फिर भी किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन राजाओं और सम्राटों ने एक रास्ता निकाल ही लिया था। अगर कोई निवास से काफी दूर होता तो स्वप्न शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। ये समझते हुए कई लोगों ने स्वप्न निवास पर दूर से नजर रखने के लिए अपने विशेष लंबी दूरी की संवेदी क्षमताओं वाले स्काउट्स को सेंट्रल टॉवर में छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजे खुले, उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया था। लेकिन जब तक गियर गति में आए, लियोनेल पहले ही अपने पहले गंतव्य पर पहुंच चुका था। पंख वाले तलवारबाज का स्मारक। यह था कि किसी को पता ही नहीं था कि ड्रीम एबोर्ड पर किसने कब्जा किया था। लियोनेल को बाहर निकलते देखने के बाद ही लोगों को आखिरकार समझ आया कि वह व्यक्ति कौन था। इसलिए जब लियोनेल पत्थर के स्मारक पर पहुंचा तो किसी ने भी उसकी तरफ नजर नहीं डाली। बेशक ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि लोगों ने उसके सम्राट ब्रांड पर तुरंत ध्यान नहीं दिया था। अब जब लियोनेल को पता चल गया था कि उसका मशहूर होना तय है, तो उसने अपनी अतिशयोक्ति छोड़ दी और अपने सामान्य स्वभाव में लौट आया। इसलिए शुरुआत में ज्यादा लोगों की नजरें उस पर नहीं थीं। जेराज, ये स्मारक आपके लिए बहुत उपयोगी है, लियोनेल ने अचानक कहा। हम क्या? जेराज की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने आसपास देखा कि कोई उनकी बातचीत सुन तो नहीं रहा। लियोनेल हंसा, चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं सुन सकता। ये तो बस एक शोर निवारक मंत्र है। लियोनेल ने मलिन के रैंडम इवेंट के दौरान अपनी भूल भुलैया बनाने के लिए इन मंत्रों का खूब इस्तेमाल किया था। अब बातचीत में इनका इस्तेमाल करना कोई समस्या नहीं थी। जैसा कि कहा गया है, लियोनेल ने पाया कि चौथे आयाम की दुनिया में वही मंत्र डालने से प्रभाव बहुत कम हो गए। उदाहरण के लिए, एक टेलीपोर्टेशन मंत्र जो आमतौर पर उसे दसियों मीटर दूर ले जाता, उसे 1 या 2 मीटर आगे ले जाने में भाग्यशाली होगा। फिर भी इतने निम्न स्तर के जादू से काम पूरा हो सकता है। लियोनेल की यह बात सुनने के बाद ही जेराज ने राहत की सांस ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम जादूगर हो? नहीं, भूल जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह स्मारक मेरी मदद कर सकता है? क्या कोई रहस्य है? बिल्कुल है। क्या आपने सोचा था कि ये स्मारक सिर्फ आपको ये बताने के लिए खड़े हैं कि इन जनरलों ने कितनी महिलाओं को अपने तंबुओं में वापस ले लिया था? जेराज मुस्कुराया, इससे बेहतर प्रोत्साहन का और क्या स्रोत हो सकता है? लियोनेल मानो भूल ही गया था कि वह किससे बात कर रहा है। वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। इस स्मारक पर लिखी कहानियां सच हो भी सकती हैं और नहीं भी, मुझे नहीं पता।
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि इसके अंदर छिपी हुई बातें। आपको खुद को तैयार करना होगा और अपनी आंतरिक दृष्टि से स्मारक को छूना होगा। ये सुनकर जेराक हिचकिचाया। ज्यादातर लोग ऐसा करने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि स्मारक के आसपास का दबाव बहुत ज्यादा था। आंतरिक दृष्टि अमूर्त लगती थी, लेकिन फिर भी यह मन से जुड़ी हुई थी। उतने ही अमूर्त दबाव में इसे नुकसान पहुंच सकता था और इसके मालिक को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर लोग लियोनेल के सिद्धांत को परखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्मारक को देखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा, लियोनेल ने कहा। मैंने तुम्हें सारी जानकारी पहले ही दे दी है जो तुम्हें जानना जरूरी है। लियोनेल ने मन ही मन आह भरी। उसे अंदाजा था कि जेराज को कहीं ना कहीं कोई मानसिक बाधा जरूर है, लेकिन वह कोई गुरु नहीं था, न ही वह जेराज को इतने लंबे समय से जानता था कि उसे सलाह दे सके। शायद जेराज के लिए उसने इसे पहले ही अच्छी तरह छिपा लिया था। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। लियोनेल के पास जो था वह उसकी अवलोकन क्षमता का प्रमाण था। ये कहते हुए लियोनेल कई कदम आगे बढ़ा और पत्थर के स्मारक के आभामंडल में प्रवेश किया। उसके ऐसा करते ही कई लोगों की उत्सुकता भरी निगाहें उस पर पड़ी। एक सम्राट, ये जानना जरूरी था कि सम्राटों और राजाओं का लगभग पूरा हिसाब किताब था। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आमतौर पर इन शहर की दीवारों के भीतर किसी की भी सर्वोच्च प्राथमिकता होती थी। वे ऐसे व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। आखिर वह कौन था? दूसरा चरण अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि आम जनता में ही कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति छिपा हो? यहाँ किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने लियोनेल को सचमुच खो दिया है। जरूर वह नया था, और अगर वह नया था तो इसका मतलब होगा कि उसने दूसरे चरण में बिना किसी कोटे के प्रवेश किया था। और विस्तार से इसका मतलब होगा कि वह सिटी लॉर्ड या पावर्स का हिस्सा नहीं था। ऐसी प्रतिभा को ऐसी शक्तियों द्वारा बिना किसी कोटे के छोड़ देना तो संभव नहीं था, है ना? लेकिन क्या उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि एक नया सम्राट प्रकट हुआ है? आखिरकार उनके पूर्वी क्षेत्र में तो एक ही द्वार था। जब ये लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि लियोनेल कौन हो सकता है, तब तक वह पत्थर के स्मारक की ओर 5 मीटर का निशान पार कर चुका था, जिससे उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। एक सम्राट के लिए इतनी नजदीकी सीमा में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि यह इतनी जल्दी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल को शुरू में कोई दबाव ही महसूस नहीं हो रहा था। पलक झपकते ही लियोनेल उस पत्थर के स्मारक के सबसे करीब पहुंच गया था। फिर भी वह रुका नहीं। वह आगे बढ़ता गया और जल्द ही स्मारक के इतने करीब पहुंच गया कि वह हाथ बढ़ाकर उसे छू सका। अब तक लियोनेल भी असंभव सा भारी दबाव महसूस कर रहा था। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं और मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं। हालांकि दूसरों की तुलना में वह एक खास वजह से ज्यादा आराम से था। उसे दूसरों जैसा मानसिक दबाव महसूस नहीं हो रहा था। एक छलांग के साथ लियोनेल स्मारक के शीर्ष की ओर कूद गया। एक हरी रोशनी उसके तलवों पर चमक उठी। 2 और छलांग लगाने के बाद वह उस ऊंचे स्मारक के ऊपर पहुंच गया। स्मारक को छूते ही लियोनेल का शरीर सिहर उठा। उसका खून मानो उल्टा दौड़ने लगा, लेकिन उसका मजबूत शरीर उसे झेल गया। उसने बलपूर्वक उसे दबा दिया और अपने आसपास के सभी लोगों की विस्मय भरी निगाहों के नीचे ध्यान में बैठ गया। कुछ ही देर में लियोनेल अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह भूल गया। उसका मन झील की सतह की तरह शांत हो गया। कौन जानता था कि जिस क्षण लियोनेल एक लय में आ जाएगा, लाल रोशनी का एक चकाचौंध करने वाला स्तंभ सेंट्रल टॉवर की दिशा से आसमान में उठेगा। लियोनेल को देखकर सभी लोग कितने भी हैरान क्यों न हो, इस लाल स्तंभ ने उनका सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई उनके पूर्वी क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था। एकमात्र व्यक्ति जिसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वह था लियोनेल, जो ध्यान करता रहा। आखिरकार उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। शाही पद या उससे नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए लाल स्तंभ नहीं दिखाई देगा। इसका एकमात्र कारण ये था कि राजाओं और सम्राटों ने अपनी चाल चल दी थी और वे स्पष्टतः उसके लिए आ रहे थे। लियोनेल का मन पंख वाले तलवारबाज के दर्शन से भर गया। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत नजारा था। हर हरकत सहज थी और अगली हरकत में भी सहज थी। उसके पंखों का फड़फड़ाना, सांस लेना, तलवार का घूमना, उसके कदम, उसकी शक्ति, उसके विचार, सब कुछ पूर्ण एकता में था। लियोनेल जितना अधिक समय तक देखता रहा, वह दुनिया में उतना ही अधिक गहराई से उतरता गया।
वह महसूस कर सकता था कि परिचित ऊर्जाएं उसके मन पर हमला करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उस अतीत की तुलना में जब वह लगभग मर ही गया था, उसे लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो। उसके मन की क्षमता अतीत की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई थी। अंततः लियोनेल को महसूस हुआ कि वह बहुत अधिक सतर्क हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस प्राकृतिक शक्ति कला पर विचार करने लगा जो उसके स्वप्नलोक का घर थी। उस क्षण उसे अब ऐसा नहीं लगा कि वह एक प्रेक्षक है, मानो उसने पंख वाले तलवारबाज का शरीर अपने अधीन कर लिया हो। उसे तो यहां तक लगा कि वह एक कुशल तलवारबाज है जो एक ही धार से पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। लियोनेल इस एहसास से अच्छी तरह वाकिफ था। हर बार जब वह किसी नए भाले को समझने लगता तो उसे बिल्कुल यही एहसास होता। कलात्मक संकल्पना उनके मन में अंकित हो गई। आदिम मानव की तुलना में ये गति नियंत्रण का बहुत उच्च स्तर है। लियोनेल की धड़कनें धीरे धीरे धीमी हो गईं और एक बार फिर शांत अवस्था में पहुंच गईं। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर के स्मारक का उस पर दबाव कई डिग्री कम हो गया हो। आदिमानव ने लियोनेल को शरीर पर नियंत्रण का महत्व सिखाया। जब वह दौड़ता था तो उसकी भुजाओं और धड़ की गति उसके पैरों की गति जितनी ही महत्वपूर्ण थी। जब वह आक्रमण के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता था तो उसके पैरों की स्थिति और कूल्हों का बल उसकी भुजाओं की स्थिति जितना ही महत्वपूर्ण था। ये वह समझ थी जिसे लियोनेल ने धीरे धीरे अधिक भाला चेतनाओं के आधार पर विकसित किया था। अगर वह अब वापस जाता तो आदिमानव की कमियां बहुत ज्यादा थीं, जिनमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसकी चेतना केवल शरीर पर केंद्रित थी, बल पर पर्याप्त नहीं। बहरहाल लियोनेल उस आधार के लिए बेहद आभारी था जो आदिमानव ने उसे दिया था। इस आधार के कारण लियोनेल को लगा कि वह इस पंख वाले तलवारबाज के रहस्यों को अधिक आसानी से समझ सकता है। कुछ ऐसा है जो मैं खो रहा हूं। यह एहसास इस दुनिया के लिए वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब समय मिलेगा तो मैं इसके बारे में डिक्शनरी से पूछूंगा। लियोनेल ने आंखें खोली और मुस्कुराया, अपनी उपलब्धियों से बहुत संतुष्ट। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इस पत्थर के स्मारक के रहस्यों को समझ लेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी क्षमता से मिले लाभों को कम करके आंका था। इससे लियोनेल अगले स्मारक पर जाने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया। जिस प्रकार आदिम पुरुष इस पंख वाले तलवारबाज के पत्थर के स्मारक के लिए एक महान आधार था, उसी प्रकार लियोनेल ने महसूस किया कि आदिम महिला की चेतना धनुर्धारी महिला के पत्थर के स्मारक के लिए एक महान आधार होगी। लियोनेल को अब भी ज्यादा कुछ पता नहीं था कि कैमलॉट जनरल स्टार को क्या कहते हैं, लेकिन उससे लगा कि अगर वह धनुर्धारी की कलात्मक अवधारणा को समझ लेगा तो उसे जनरल स्टार होने का सही मतलब समझ में आ जाएगा। लियोनेल पत्थर के स्मारक से नीचे उतरा और जेराज की ओर चल पड़ा। उसने अपने चारों ओर की सभी निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जेराज, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे पत्थर के स्मारक पर जा रहा हूं। ओह, जेराज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लियोनेल दूर कहीं गायब हो चुका था। तारांकन तारांकन, दुर्भाग्यवश जो लोग स्वप्न निवास का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए आए थे, वे एक कठिन परिस्थिति में फंस गए। जब वे पूर्वी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे तभी उन्हें रास्ते में एक सफेद वस्त्रधारी युवक मिला। युवक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह बस वहीं खड़ा रहा। उसका आभामंडल शांत था, हालांकि उसके सामने कई राजा थे, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो ये राजा वाकई उसके लिए कुछ खास मायने नहीं रखते थे। जब राजाओं ने ऐसा दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। अनारद, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? राजाओं में से एक ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने साफ तौर पर इस सफेद वस्त्रधारी युवक को पहचान लिया। दरअसल अगर लियोनेल वहां होता तो वह भी पहचान लेता कि यह कोई और नहीं बल्कि सिल का बड़ा भाई है। मैं क्या कहना चाह रही हूं? अनारेड का भाव शांत रहा। तुम मेरे सेक्टर में घुस आए हो, फिर भी इतनी हिम्मत है कि यह पूछ सको। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो अनारेड। तुम्हें ठीक से पता है कि हम यहाँ क्यों हैं। ओह, और मुझे तो बस आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए आपको अंदर जाने देना चाहिए। और फिर क्या, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, फिर भी आप इतने सारे हैं। मुझे तो बस आपकी बात माननी चाहिए कि आप एक बार देख लेंगे और फिर चले जाएंगे। क्या आप मुझे एक अज्ञानी मूर्ख समझते हैं? राजाओं के चेहरे पर चमक आ गई, यहाँ तक कि यदि उनका मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना था कि ड्रीम एबोर्ड का मालिक कौन है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनमें से कुछ अधिक दुष्ट लोगों ने स्थिति का फायदा उठाने के बारे में नहीं सोचा हो।
जब इतनी बड़ी संख्या में पूर्वी क्षेत्र में घुस आए तो वे उन सबसे कैसे बचाव कर सकते थे? इसके कई फायदे तो होने ही थे। उसी समय अनारेड के शब्द कुछ और कह रहे थे। इससे पहले लियोनेल ने जलते हुए लैंपपोस्टों की संख्या देखकर अनारेड से पूछा था कि क्या वाकई इतने सारे सम्राट होते हैं। तब अनारेड ने बस इतना ही जवाब दिया था कि एक सम्राट कितने निवासों का दावा कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन लियोनेल को तब यह एहसास नहीं था कि सिर्फ अनारेड ही था। पूर्वी क्षेत्र में लियोनेल के अलावा कोई और सम्राट नहीं था। ठीक है, तब तो वे अंदर नहीं आएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? उस क्षण अनारेड का भाव शून्य चेहरा थोड़ा अधिक गंभीर हो गया। सम्राट स्तर के पात्रों ने स्वयं को ज्ञात कर लिया था। रेनरेड आगे बढ़ा, राजाओं की भीड़ उसके लिए विभाजित हो गई। उसने वही काले वस्त्र पहने थे जिन पर गहरे नीले रंग का मुलायम कवच था। वह आकर्षक दिखने वाला और कुछ हद तक गहरी निगाहों वाला एक युवक था। और पहले की तरह उसके पीछे क्रमशः वर्ल्ड्स एंड फॉल्स और मिराज पवेलियन की जिल्निया या विलास नहीं थे। और हाँ, वह अकेला भी नहीं आया था। उसके पीछे एक और स्त्री पुरुष का जोड़ा था। हालांकि विलास और जिल्निया के विपरीत, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, ये जोड़ा बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। एक नज़र में ये पहचानना आसान था कि वे भाई बहन थे, असल में जुड़वां भाई बहन। ये जुड़वां भाई बहन कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके कंधे लगभग एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे। और उनके व्यवहार को देखते हुए वे निश्चित रूप से रेनरेड के अधीन भी नहीं थे। पहले चरण के अंत में कुल 7 सम्राट थे। लियोनेल, एनरेड, रेनरेड, जिल्निया, विलास और ये जुड़वां चंद्रमा भाई बहन। एक ही परिवार में 2 सम्राट स्तर की प्रतिभाओं का प्रकट होना, कल्पना की जा सकती है कि इसके लिए कितनी किस्मत की जरूरत होगी। और ज्यादातर लोग बस यही कर सकते हैं, कल्पना करना। हालांकि मून परिवार को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने लगभग 40 साल पहले एक भाई बहन की जोड़ी को जन्म दिया था, जो उनके भविष्य की उम्मीद लेकर आई थी। चूंकि यह एक परिवार था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे सिटी लॉर्ड की सत्ता संरचना का हिस्सा थे और अपनी ताकत शासन और व्यापार पर आधारित रखते थे। हालांकि अनारेड और कैफिर परिवार के बाकी सदस्यों को बहुत पहले से पता था कि मून परिवार का झुकाव बहुत पहले से ही पॉवर्स की ओर था। फिर भी इस स्थिति का शायद उनके जुड़ाव से कोई लेना देना नहीं था। वे भी बाकियों की तरह शायद ये जानने को उत्सुक थे कि सपनों के घर पर दावा करने वाला ये रहस्यमय व्यक्ति कौन था। सच तो ये था कि अनारेड को भी बस इतना ही अंदाजा था कि वह कौन था। आखिरकार जहां तक उसे पता था, वहां सिर्फ एक ही सम्राट था। हालांकि उससे अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, क्योंकि वह भी उस निवास के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। जैसा कि कहा गया है, इस व्यक्ति का प्रकट होना उस युवक के गायब होने के समय से मेल खाता है। ठीक है, अगर सिर्फ तुम तीनों ही हो तो मैं मान सकता हूं, अनारेड ने शांति से जवाब दिया। लेकिन अगर कोई और इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करे तो मुझे बदतमीजी का दोष मत देना। अनारेड की पीठ पर तैरती तलवार बेतहाशा कंपन कर रही थी, मानो खून की प्यासी हो। उसकी ताकत के आगे कई राजा फीके पड़ गए, युद्ध का साहस नहीं जुटा पाए। बहन मून मुस्कुराए। उसके होंठ इतने चटक लाल थे कि लग रहा था जैसे उसने अभी अभी शराब के गिलास से खून का घूंट लिया हो। जिस तरह से आगे उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वातावरण का तनाव लगभग भूल गया। यहां हर कोई समझदार था। जाहिर था कि अगर अनारेड के पास विकल्प होता तो वह किसी को भी अंदर नहीं जाने देता, चाहे संख्या कम हो या कम। सम्राट होने के नाते वे सभी पहले भी ब्रेव सिटी मुकदमे में भाग ले चुके थे, इसलिए वे जानते थे कि एक सफल आक्रमण किस तरह के फायदे दे सकता है। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी अपने दुश्मन को फायदा उठाने का जरा भी मौका नहीं देता। हालांकि चाहे ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वह इतने सारे दुश्मनों का सामना नहीं कर सकता, या फिर वह अपनी ताकत को बचाए रखना चाहता था। अनारेड अभी युद्ध की चिंगारी नहीं भड़काना चाहता था, कम से कम तीसरे चरण तक तो नहीं। अनारेड मुड़ा और उन तीनों को सम्राट निवास की ओर ले जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर पहुंच पाता, उसे एक और जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। युवा वारिस कैफिर, आपको हमारी बुद्धिमत्ता का इस तरह अपमान करने की आवश्यकता नहीं है ना? आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बहन मून फिर बोली, उसकी आवाज हल्की और हवादार थी। किसी तरह यह आवाज एक साथ आरामदायक और ठंडी भी लग रही थी। अनारेड के कदम रुक गए। चूंकि तुम्हें पता है कि वह कहाँ है, मुझे सही दिशा बताओ। उसकी आवाज में जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसे सचमुच नहीं पता था कि लियोनेल कहाँ है, लेकिन उसके पीछे चल रहे तीनों सम्राटों ने उसे जानने वाली नजर से देखा।
इन चारों सम्राटों की ताकत के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें लियोनेल को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि जब अनारेड की नजर उस पर पड़ी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस पल लियोनेल सबके ध्यान का केंद्र था। वह एक और पत्थर के स्मारक के ऊपर बैठा था, अपनी ही दुनिया में पूरी तरह खोया हुआ। दूसरों की तुलना में उसका सम्राट चिन्ह विशेष रूप से चमकदार लग रहा था, जिसने उसके चेहरे के केंद्रबिंदु पर बने काले निशान को छिपा दिया था। जब चार और सम्राटों के अचानक प्रकट होने से सब स्तब्ध थे, तब भी लियोनेल अविचलित था। या यूं कहें कि उसने उनके बारे में जरा भी नहीं सोचा। हालांकि उसे पता था कि चार और सम्राट प्रकट हुए हैं, फिर भी उसने अपना ध्यान नहीं रोका। रेनरेड और जुड़वां बच्चे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। तीसरा आयाम। बहन मून की बातें हमेशा की तरह कानों को सुकून देने वाली थीं। हालांकि इस बार सिर्फ शांत और ठंडे होने के बजाय ऐसा लगा जैसे भीड़ में कोई बम फट गया हो। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? रेनरेड ने कैफिर परिवार के वारिस की ओर देखा। अनारेड ने एक अस्पष्ट नजर डाली। वह मेरे कैफिर परिवार का प्रमुख सदस्य है। वह मेरी छोटी बहन से प्रेम प्रसन्न कर रहा है। तीनों सम्राट स्तब्ध रह गए, लेकिन तभी उन्हें याद आया। पहले चरण में पूर्वी क्षेत्र में एक सम्राट घुस आया था। उस युवक ने जो हंगामा मचाया वह कम नहीं था। दरअसल पूरा शहर कांप उठा था। दुर्भाग्य से तब से उस युवक के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली, और उस युवक ने अनकहे नियमों की भी अनदेखी की थी और अभी तक सेंट्रल टावर नहीं गया था। समय के साथ इतनी सारी बातें हो गईं कि वह युवक उनके दिमाग में कहीं खो गया। लियोनेल को देखकर रेनरेड की भौहें तन गईं। इससे मामला और भी उलझ गया। अच्छी बात यह थी कि सम्राट अभी भी तीसरे आयाम में था, इसलिए ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं थी। लेकिन परीक्षण के दौरान कुछ ऐसी चीजें थीं जो पूरी तरह से ताकत पर निर्भर नहीं थीं। इसके अलावा अनारेड की सुरक्षा के कारण उससे निपटना आसान नहीं था। रुको, रेनरेड की आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह मॉनिटरिंग ब्रांड नहीं है? आपके सीडेड प्रतिभागी के पास ऐसा कुछ क्यों है? एम्परर ब्रांड के नीचे इसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन इसे देखने के बाद इसे अनदेखा करना भी मुश्किल था। हालांकि अनारेड की प्रतिक्रिया भी उतनी ही शांत और संयमित थी। क्या ऐसा कोई नियम है जिसके अनुसार जिस पर ब्रांड लगा है वह इसमें भाग नहीं ले सकता? आप भी मेरी तरह जानते हैं कि ब्रांड लगाने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस पर नजर रखी जा रही है, न कि यह कि वह कोई अपराधी है। इसके अलावा ये सिर्फ 3 साल की अवधि के लिए होगा। मेरा मतलब यह नहीं था, रेनरेड ने जवाब दिया। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य शक के घेरे में क्यों होगा? और मुझे ये क्यों नहीं पता था कि तुम्हारे परिवार ने इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती किया है? क्या तुम्हें मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है? लाल नजरें चेतावनी में तेज हो गईं। ठीक है, ठीक है। बहन मून दोनों के बीच में आ गई। हम यहाँ सिर्फ रिश्ते बनाने आए हैं, तोड़ने नहीं। क्या हम उससे थोड़ी बात नहीं कर सकते? क्या कहते हो जवान, नीचे आओगे? उसके शब्दों का आखिरी हिस्सा लियोनेल के लिए था। टेरन में कोई भी पुरुष इतनी खूबसूरत महिला की कोई भी फरमाइश सुन ले, वह उसे खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि लियोनेल के कानों तक ये शब्द पहुंचने के बावजूद उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ध्यान के बीच में किसी को नीचे बुलाकर अपनी सुविधानुसार बात करने के लिए कहना कितना असभ्य था। अगर लियोनेल अपने मन को विभाजित न कर पाता तो चंद्र बहन का इस तरह उसकी ओर आवाज भेजना उसे प्रतिक्रिया का शिकार बना सकता था। पत्थर के स्मारक क्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि लियोनेल लगातार ध्यान कर रहा था। उस क्षण हमेशा चुप रहने वाले भाई मून ने अचानक अपनी आंखें खोली। एक जानलेवा चमक ने उन्हें रोशन कर दिया। यहां तक कि टेरन के लोगों में भी मून भाई बहन सबसे आगे थे। उनके बाल चांदी जैसे लहरा रहे थे, त्वचा बहुत ज्यादा गोरी थी और लाल होंठ थे जिनसे खून टपक रहा था। अगर लियोनेल अपनी समझ के इस नाजुक मोड़ पर उन्हें गौर से देखता तो वह उन्हें किंवदंतियों के पिशाच समझकर खूब हंसता। जैसा कि कहा गया है, इसी थीम के अनुरूप जब भाई मून ने अपनी आंखें खोली तो उसकी जानलेवा आभा बिल्कुल इसके अनुरूप लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनारेड की तुलना में भी वह अपनी बहन के प्रति कहीं ज्यादा सुरक्षात्मक था। जब वह चांद बनाने ही वाला था, उसकी बहन ने उसके चांदी के वस्त्र की आस्तीन पर चुटकी काट ली। भाई मून ने उसकी तरफ देखा, सोच रहा था कि उसे क्यों रोका गया। इससे ज्यादा उसे किसी चीज से नफरत नहीं थी। अगर वे परिवार के सदस्य न होते तो शायद यही बात उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी होती। हालांकि उसकी बहन ने कुछ नहीं बताया।
वो बस लियोनेल की तरफ देखती रही, उसके चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। भाई साहब पत्थर के स्मारक के इतने पास भी नहीं जा सकते। ये शारीरिक रूप से सक्षम न होने की बात नहीं है, बल्कि हमारे मन की सीमा है। अगर भाई साहब ने अभी हमला किया तो उन्हें तुरंत ही बहुत नुकसान होगा। लगता है इस आदमी को पहले से ही इस बात का एहसास था। इससे सब कुछ और पेचीदा हो गया। खुले में होने के बावजूद लियोनेल शायद अपने घर को छोड़कर सबसे सुरक्षित जगह पर था। उसी समय एक समूह दौड़ता हुआ आया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इस सारे शोरगुल के बारे में पता चल गया था। बड़े भाई, सिल की आवाज उनके बीच से गूंजी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, लियोनेल और 3 अन्य सम्राटों को देखकर वह स्तब्ध होकर चुप हो गई। कैफिर परिवार के अन्य वरीयता प्राप्त प्रतिभागी उसके पीछे दौड़ पड़े। हालांकि वे यहाँ भाग लेने आए थे, लेकिन उनका एक और काम था, जब भी संभव हो उस युवा पारिवारिक महिला की रक्षा करना। पिछले कुछ दिनों से वे सिल को ड्रीम एबोर्ड से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार वे उससे बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। अनारेड ने उन पर एक नज़र डाली जिससे वे सिहर उठे। उन्हें पता था कि वह उन्हें उसे दूर रखने में नाकाम रहने के लिए डांट रहा था। इधर आओ सिल, अनारेड ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। जब उसकी बहन उसके पास होती थी तो उसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। उसी क्षण स्थिति अचानक बदल गई। सभी की निगाहें अप्रत्याशित रूप से लियोनेल से हटकर पूर्वी सेक्टर गेट की ओर चली गईं। कोई दूसरे चरण के ट्रायल को पार कर रहा था। हालांकि यह सच है कि लियोनेल की गतिविधियां बहुत दुर्लभ थीं, लेकिन किसी का दूसरे चरण से गुजरना भी निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी। वे सब द्वारों को कांपते हुए देख रहे थे। वे उस पार खड़े व्यक्ति की दृढ़ता को महसूस कर सकते थे। कोई भी कल्पना कर सकता था कि दूसरे चरण के रक्तरंजित वातावरण को पार करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इसमें कई क्षण लगे, लेकिन अंततः सबसे छोटे सैनिक दरवाजे हिलकर खुल गए और बस थोड़ा सा टूटकर खुल गए। एक व्यक्ति अंदर से निकला, उसका चेहरा अस्त व्यस्त और खून से लथपथ था। लेकिन तभी कुछ हृदय विदारक घटना घटी। जब वह व्यक्ति लगभग पूरी तरह से अंदर आ चुका था, तभी दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे उनका दाहिना पैर का टखना उसमें फंस गया। पूर्वी क्षेत्र में एक दर्दनाक चीख गूंजी जब वह व्यक्ति ब्रेव सिटी की कच्ची सड़कों पर गिर पड़ा। उसके पैरों में खून जमा हो गया था और जमीन पर एक गहरा लाल रंग छा गया था, क्योंकि वह व्यक्ति छटपटा रहा था। आभामंडल की बाधा को पार करने के लिए जिस दृढ़ता की आवश्यकता थी, वह थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उस व्यक्ति में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। ऐसे समय में ऐसी चोट से निपटने के लिए सब लोग दंग रह गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खामोश, निश्चल लियोनेल उस पल अचानक जाग जाएगा। स्थिति को देखते हुए लियोनेल खड़ा हो गया, उसका शरीर आगे की ओर बढ़ गया। उस पल अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई चिड़िया उनके सिर के ऊपर से उड़ गई हो। चारों सम्राटों की पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं। धनुर्धारी महिला का पत्थर का स्मारक द्वारों के काफी करीब था, और चूंकि इस क्षेत्र के सभी निवास स्थान अलग अलग आकार के तंबू मात्र थे, इसलिए उनके ठीक सामने कोई भी चीज उनके दृश्य में बाधा नहीं डाल रही थी। एक क्षण में ही लियोनेल उस व्यक्ति के पास प्रकट हो गया। जिला, लियोनेल बुदबुदाया। तभी वह जाना पहचाना चेहरा जमीन पर हिल गया। ऐसा लगा जैसे वह सदमे में चला गया हो। चौथे आयाम के योद्धा होने के नाते ऐसी चोट दर्दनाक तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन इतनी नहीं कि उसकी हालत ऐसी हो जाए। बस यही वजह थी कि जिलर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। अब उसके पास देने के लिए और ऊर्जा नहीं बची थी। लियोनेल का शरीर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी से भर गया। चारों ओर से उसकी ओर प्रकाशमय तात्विक शक्ति उमड़ पड़ी। एक क्षण के लिए उसके लहराते तांबे सुनहरे बालों ने उसे ऐसा दिखाया मानो वह कोई देवता हो। अतीत की तुलना में भी लियोनेल के लिए प्रकाश तत्व का आह्वान करना कहीं अधिक आसान था। वास्तव में उसने आसानी से दसियों गुना अंतर महसूस किया। इसका एक कारण उसका मन का मजबूत होना था, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका सहज बल नोट था। ग्रैंड हील। तेज हवा ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। यदि कोई ध्यान से देखे तो ये देख सकता है कि मुख्य बल कला के अतिरिक्त अनगिनत छोटी कलाएं लियोनेल के चारों ओर मंडरा रही थीं, जो मुख्य बल कला को सहायता प्रदान कर रही थीं, मानो वे एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रही हों। सबकी स्तब्ध निगाहों के सामने जिलार का कांपना धीरे धीरे थम गया, और फिर उसका कटा हुआ पैर धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगा। हालांकि एक भी कोशिश में ये दोबारा नहीं उग पाया, लियोनेल ने रुकने से पहले फिर से ग्रैंड हील का इस्तेमाल किया।
वह जानता था कि वह आगे बढ़ सकता है, लेकिन जिले की स्थिति को फिलहाल स्थिर करने के लिए ये काफी था। अगर वह सचमुच आगे बढ़ता तो उसकी सहनशक्ति कम हो जाती और फिर वह अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाता। जिला की तो बात ही छोड़िए, लियोनेल को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए कुछ हद तक दोषी महसूस हो रहा था, इसलिए निश्चित रूप से वह मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। लियोनेल ने बेहोश जिलार को सहारा देकर उठाया और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। हालांकि छोटा मिंक अपनी नींद की व्यवस्था में खलल पड़ने से थोड़ा असंतुष्ट था, फिर भी वह जोर जोर से लियोनेल के सिर के ऊपर चढ़ गया और अपने लिए एक और बिस्तर बना लिया। इसके साथ ही लियोनेल वापस चलने लगा, उसके हाथ जिलार की जांघों के नीचे जकड़े हुए थे। हालांकि ये तो तय था कि वे सम्राट उसे अपने निवास स्थान तक पैदल जाने की इजाजत नहीं देंगे। वे यह मौका कैसे छोड़ सकते थे? अपने सदमे से उबरते हुए बहन मून आगे बढ़ी। तो क्या अब आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं? लियोनेल के कदम रुक गए। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात करना चाहते हैं। उसे लग रहा था कि वे उसके साथ कुछ करने का बहाना ढूंढना चाहते हैं। हालांकि लियोनेल को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी बहन मून को एक चमकदार मुस्कान दी। यह मुस्कान इतनी सच्ची और हल्की थी कि एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। मेरा नाम लियोनेल मोरालेस है। मैं पृथ्वी का नागरिक हूँ। मेरे माथे पर लगा यह निशान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं बदकिस्मत था कि मैं उस समय यहाँ आया जब वे भगोड़ों पर नजर रख रहे थे। मुझे यकीन है कि टेरन के नागरिक होने के नाते आप इस बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। लियोनेल ने कुछ क्षण तक अपने मन में सोचा। मेरा मानना है कि बस इतना ही है। इसे दूर दूर तक फैलाना सुनिश्चित करें। लियोनेल ने विशेष रूप से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन उनकी आवाज गूंज उठी और चौक में मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। वातावरण मानो जमसा गया। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। क्या उसने कुछ गलत कहा? क्या इन जगहों पर नस्लवाद जैसी कोई चीज नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लियोनेल ने दूसरी दुनिया से बहुत से लोगों को टेरन आते देखा है। अगर उन्हें ऐसी किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं होती तो वे इसे अपनी संस्कृति का इतना बड़ा हिस्सा क्यों बनाते? चारों सम्राट एक बार फिर हिल गए। लियोनेल को बहुत सारे आश्चर्यों से भरा हुआ महसूस हुआ। स्वप्न निवास पर दावा करना ही उन्हें अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। ऊपर से प्रकाश तत्व का इतना ज्यादा लगाव उन्हें ईर्ष्या से ग्रस्त करने के लिए काफी था, भले ही उन्होंने इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश की हो। लेकिन इन सब की तुलना में भी पृथ्वी नाम उन्हें और भी अधिक झकझोर देता था। ईर्ष्या, द्वेष और तिरस्कार की भावनाएं हवा में तैर रही थीं। ये राष्ट्रीयता या नस्लवाद का मामला नहीं था, हालांकि इतनी कटुता का वर्णन करने के बाद ऐसा कहना अजीब लग रहा था। पृथ्वी और टेरन स्पेक्ट्रम के दो विपरीत छोरों पर खड़े प्रतीत होते थे। जहां आम नागरिकों ने पृथ्वी के बारे में कभी नहीं सुना था, वहीं टेरन के कुलीन वर्ग ने इसके बारे में सुना था। टेरन अपनी विकास क्षमता के अंतिम चरण में पहुंच रहा था। पृथ्वी के सामने एक अंतहीन पक्की सड़क थी। टेरन को उच्च स्तरीय दुनियाओं का समर्थन नहीं मिला, पृथ्वी को अनगिनत लोगों का समर्थन प्राप्त था। टेरन एक ऐसे चौराहे पर पहुंच रहा था जो उनकी दुनिया को, जैसा वे कभी जानते थे, समाप्त कर सकता था। और पृथ्वी अभी अंकुरित होने ही वाली थी। जितनी अधिक तुलना की गई, अंतर उतना ही अधिक स्पष्ट होता गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुमने अभी पृथ्वी कहा? रेनरेड की नजरें सिकुड़ गईं। लियोनेल ने भौहें उठाईं। हाँ। रेनरेड की निगाहें अनारेड की ओर देखने से पहले और भी संकुचित हो गईं। क्या अब आपका कैफिर परिवार इसी तरह काम करता है? क्या हम दूसरी दुनिया के लोगों को हमारे संसाधनों में हिस्सा लेने की अनुमति देते हैं? हवा में थोड़ी सी दुश्मनी की भावना तैर रही थी। चाहे आप किसी भी पक्ष में हो, किसी के द्वारा आपकी हक की चीज छीन लेने का विचार आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लियोनेल तीसरे आयाम में था। ये बात और भी बुरी हो गई। जो लोग ग्रेव सिटी ट्रायल्स में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन टेरन की प्रमुख शक्तियों का हिस्सा नहीं थे, उन्हें दूसरे चरण तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन कौन यकीन करेगा कि तीसरे आयाम में कोई ऐसा कर सकता है? जिला द्वारा प्रस्तुत विरोधाभास बहुत अधिक तीव्र था। हर कोई कह सकता था कि जिलार इतना ताकतवर था कि वह ज्यादा से ज्यादा शाही बन सकता था। फिर भी अब उसे एक सैनिक करार दिया जा चुका था और उसके पास सैनिक के नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि लियोनेल दूसरे चरण से गुजर गया होता जैसा कि उसे होना चाहिए था, तो उसके लिए सम्राट बनना असंभव होता और उसके लिए ड्रीम एबोट पर दावा करना और उन्हें ऐसी निष्क्रिय स्थिति में रखना और भी असंभव होता। अनारेड की निगाह उदासीन बनी रही।
कैफर परिवार के मामले हमें अकेले ही निपटाने हैं। क्लिफ्स एज टेरेस की बारी कब से आ गई कि वह हमारे मामलों पर बोले। और मुझे ये भी यकीन है कि अगर किसी को हमारी दुनिया के लिए किसी गद्दार को चुनना हो तो वह निश्चित रूप से मैं नहीं होऊंगा। रेनरेड की निगाहें जम गईं। जाहिर है उसने अनारेड से ऐसे तीखे शब्दों की उम्मीद नहीं की थी। इस दौरान लियोनेल अपने ही विचारों में खोया रहा। अगर मैं वापस जाकर दूसरे चरण का ट्रायल पास कर लूं तो मेरा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा, है ना? आईना को पता चल जाएगा। लियोनेल ने एक पल सोचा। अपनी बुद्धि से वह तुरंत अपनी ओर लक्षित शत्रुता को भांप गया। और जब उसने अपनी पीठ पर जिले की ओर देखते हुए देखा तो वह खुद ही सब कुछ समझ गया। हालांकि जब लियोनेल ने इस पर कार्रवाई करने की योजना बनाई तो वह रुक गया और मुस्कुराया। घृणा किसी भी अन्य चीज से अधिक प्रभावित करती है। आखिरी बार जब मुझे याद आया तो तुम भी एक सम्राट हो, है ना? लियोनेल ने रेनरेड की ओर बच्चों जैसी मासूमियत भरी निगाहों से देखा। अगर तुम मेरा निवास चाहते हो तो जाकर उस पर दावा करो। अचानक लियोनेल का गर्मजोशी से भरा मुस्कुराता चेहरा अत्यंत प्रभावशाली हो गया। दरअसल मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा निवासों पर कब्जा करने के मूड में हूं। मैं स्टार, लाइट और डार्कनेस निवास पर कब्जा कर लूंगा। मेरे ऐसा करने के बाद आप बेझिझक उनमें से किसी को भी चुनौती दे सकते हैं। लियोनेल ने एक पल के लिए कुछ सोचा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो क्या दुश्मन के इलाके में किसी निवास को चुनौती देने पर आपको भी कुछ फायदे नहीं मिलते? आपको भी ऐसा करना चाहिए, है ना? हवा में शत्रुता का भाव महसूस करने के बावजूद लियोनेल की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। अनारेड की भौहें तन गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियोनेल क्या करना चाह रहा है। क्या वह सचमुच इतना घमंडी था? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लियोनेल ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। भीड़ भड़क उठी थी। वे लियोनेल को मुंह के बल गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन साथ ही वे उससे वहीं पीटना चाहते थे जहां वह खड़ा था। परस्पर विरोधी भावनाओं ने उन्हें इतना दबा दिया था कि कई लोग लगभग खून की उल्टी करने लगे थे। जैसे ही लियोनेल सभी को साहपूर्वक अभिजात्य निवासों की ओर ले जाने वाला था, शहर एक बार फिर हिल गया। जैसे ही उत्तरी द्वार खुले, सभी की निगाहें उनकी ओर उठ गईं, जिससे पूरा शहर हिल गया। मानो यह कोई उत्प्रेरक था। सेंट्रल टॉवर टिमटिमा उठा। ऊर्जा का एक समूह मीनार के शिखर की ओर अभिसरित हुआ। पहले तो उनका आकार धुंधला था, लेकिन जल्द ही वह संख्याओं की एक पंक्ति में बदल गया जिस पर लिखा था 9, 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। तीसरे चरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उस क्षण बहादुर शहर के चारों ओर घुटन भरा माहौल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उत्सुक दर्शक उत्साह से खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि असली परीक्षण जल्द ही शुरू होने वाला है। लियोनेल ने जिलार को अपने स्वप्न निवास में एक बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी निगाहें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। अगर सिल का बड़ा भाई ना होता तो शायद उसे उस घेरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता। अगर यह उसके अपने शब्दों की वजह से था तो लियोनेल को कोई आपत्ति नहीं होती। और चूंकि उसने इस घर से बाहर निकलने की हिम्मत की थी, इसलिए उसके पास पर्याप्त तैयारियां भी थीं। हालांकि लियोनेल जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। रास्ते भर बहन मून अपनी बातों से भीड़ को नियंत्रित कर रही थी। वह वाकई एक खतरनाक महिला थी। अंततः उत्तरी द्वार पर हुए हंगामे और लियोनेल की अपनी तीक्ष्णता के कारण रेनरेड और जुड़वा भाई बिना कुछ खास हासिल किए ही वहां से निकल सके। ऐसा लग रहा था कि तीसरे चरण की शुरुआत पहले 2 चरणों से अलग थी। उत्तरी द्वार खोलने वाला कोई भी हो, उन्हें निश्चित रूप से भविष्य में आने वाली एक विपत्ति के लिए तैयार रहना होगा। पहले चरण में सम्राट बनना जितना कठिन था, दूसरे चरण में उससे भी 10 गुना ज्यादा कठिन था। इसके अलावा ये व्यक्ति लियोनेल के विपरीत एक सच्चा चतुर्थायामी अस्तित्व था जो केवल एक पहलू में ही सफल रहा था। इसलिए लियोनेल द्वारा उत्पन्न खतरे की तुलना में ये व्यक्ति कहीं अधिक बड़ा खतरा था। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने सुना है कि तीसरे चरण में दर्शक आ रहे हैं। उम्मीद है कि आईना भी उनमें शामिल होगी। लियोनेल की ठंडक एक वास्तविक मुस्कान में बदल गई। लियोनेल के जीवन में आईना सिर्फ एक बार ही उसे फुटबॉल खेलते देखने आई थी। उसका जाना उसके लिए वाकई एक बड़ा बदलाव था। आमतौर पर वह ऐसी घटनाओं से महामारी की तरह बचती थी। बस इस छोटी सी बात ने ही लियोनेल के दिल को खुश कर दिया। सच कहूं तो उस समय जो कुछ भी हुआ उससे वह इतना स्तब्ध रह गया कि वह ये साधारण सी बात भूल गया। सच तो ये था कि वह उसे देखने आई थी। लियोनेल की मुस्कान एक मुस्कुराहट में बदल गई। दूर से देखने वाले को वह एक प्रेम विह्वल मूर्ख सा लग रहा था। और छोटू,
लियोनेल ने अपने सिर के ऊपर से छोटे मिंक को उठाया और उसके मुलायम फर को सहलाया। मैं जानता हूं कि तुम बहुत समय से उस निवास स्थान पर जाना चाहते हो। आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। छोटा ब्लैक स्टार उत्साह से उठ बैठा और अचानक लियोनेल की बाहों से गायब हो गया। लियोनेल हंसा। अगर वह छोटा लड़का सचमुच आगे निकल गया तो कौन जाने कितनी मुसीबत में फंस जाएगा। जब लियोनेल लिटिल ब्लैक स्टार से मिला तो वह छोटा मिंक एक एलीट एस ग्रेड खतरा था। तब से वे साथ साथ काफी विकसित हो चुके थे। हालांकि लियोनेल को ठीक से पता नहीं था कि जानवरों की खेती कैसे होती है, फिर भी उसे भरोसा था कि वह छोटा मिंक अपनी राह खुद बना सकता है। वैसे भी ब्रह्मांड जानवरों को यही फायदा देता था। लियोनेल ने गहरी सांस ली और जिले पर कुछ और ग्रैंड हील डाले। किसी अन्न को दोबारा उगाना वाकई उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था जितना उसने सोचा था, और वो भी उसकी काफी बेहतर ग्रैंड हील के बावजूद। बेशक इसकी एक वजह यह भी थी कि जिलर चौथे आयाम में था, लेकिन खुशकिस्मती से उसका पूरा पैर नहीं बल्कि सिर्फ एक पैर निकाला गया था। लियो, मुझे अंदर आने दो। तभी लियोनेल को अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि जेराज सैकड़ों मीटर दूर से उस पर चिल्ला रहा था। साफ था कि वह गंजा युवक अभी भी अपनी मर्जी से ड्रीम एबोट के पास जाने से बहुत डरा हुआ था। लियोनेल ने जेराज को अंदर आने देने से पहले जिलार को आराम करने की अनुमति दी। उसके पास भी ब्लैक परिवार के उत्तराधिकारी से पूछने के लिए कुछ प्रश्न थे। सुना, दूसरे चरण का सम्राट प्रकट हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जेराज जोर जोर से टहलता हुआ अंदर आया, उसका चेहरा विस्मय से भरा हुआ था। तीसरा चरण संभवतः बहुत रोमांचक होने वाला है। पिछली बार मैंने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार मैं निश्चित रूप से अपना नाम बनाऊंगा। जेराज, लियोनेल ने युवा वारिस की बात को बीच में ही रोक दिया, इससे पहले कि वह अपनी बात जारी रख पाता। लियोनेल की गंभीरता को भांपते हुए जेराज ने भौहें चढ़ाईं और पीछे मुड़ गया। यह क्या है? लियोनेल ने जेराज की ओर गहराई से देखा, जिससे जेराज को थोड़ी असुविधा महसूस हुई। पृथ्वी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? लियोनेल अचानक बोला। जेराज ठिठक गया। जाहिर है उसे इस तरह के सवालों की उम्मीद नहीं थी। उसकी नजरें इधर उधर घूमी मानो किसी बैसाखी का सहारा ढूंढ रहा हो, शायद मूड हल्का करने के लिए कोई मजाक, लेकिन उसे बस सादा करीने से सजा हुआ काला सफेद फर्नीचर ही मिला। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। लग रहा था कि वह सही था, इसमें जरूर कुछ और भी था। मुझे बताओ, लियोनेल ने दबाव डाला। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। लियोनेल मुड़ा और चला गया, लेकिन उसने उस घर का दरवाजा बंद करने की जरा भी कोशिश नहीं की, जहां से उसने अभी अभी जेराज को अंदर जाने दिया था। उसका मतलब बिल्कुल साफ था, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी हो, उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर जेराज वैसा व्यवहार करने को तैयार नहीं था जैसा उसे करना चाहिए था, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लियोनेल ने पहले सोचा था। और चूंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये भी था कि उसका चरित्र वैसा नहीं था जैसा लियोनेल ने पहले अनुमान लगाया था। लियोनेल समझ गया था कि जेराज जो कुछ भी जानता था वह बहुत महत्वपूर्ण था। दरअसल यह इस हद तक जरूरी था कि वह इस जानकारी को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देता। ये ठीक था। लियोनेल ने शुरू से ही उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसके साथ पहले भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कुछ चीजों को अपनी दोस्ती से ऊपर रखा था। और इतनी खतरनाक जगह में, एक अनजान दुनिया में, लियोनेल को फिर से किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में अपनी जान सौंपने का मन नहीं हुआ। जेराज स्तब्ध खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सच कहूं तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन वेदी पर छोड़ दी गई हो। ऐसा मजाक किसी भी अन्य समय उसे हंसाने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन अभी उसे यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लग रहा था। जेराज झिझक रहा था, तभी अचानक उसे लगा कि उसका मन धुंधला हो रहा है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह स्वप्न शक्ति थी जो उसकी चेतना पर अतिक्रमण करने लगी थी। लियोनेल ने उसके लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं छोड़ी थीं, वे लुप्त होने लगी थीं। थोड़ी सी घबराहट में जेराज जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके सीने में थोड़ी सी बेचैनी थी। इस बार उसके पास दो कारण थे कि उसने उस निवास की ओर मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की।